हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। तो फिलहाल करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो 7th हमारा कॉन्सेप्ट था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है? तो पैवलव। कई बार आपसे क्वेश्चन आता है कि पैवलव ने हमें कौन सी थ्योरी दी है? तो पैवलव ने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड अपॉन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आपकी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो बेस्ड है आपके पास स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के ऊपर आधारित आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। नेक्स्ट बात, पैवलव कहाँ के रहने वाले थे? तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से आता है कि पैवलव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट आके किसके ऊपर किया था? जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर किया गया था? तो डॉग के ऊपर। पैवलव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, जिसमें कि इन्होंने सलाइवा और फूड के बीच एक कनेक्शन के बारे में बताया था। तो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि नेचुरल स्टिमुलस क्या था या कौन था? तो जो भोजन था आपका फूड, वो आपके पास प्राकृतिक उद्दीपन का कार्य करता था। आपसे क्वेश्चन आता है कि नेचुरल स्टिमुलस डैश, तो वो आपके पास फूड आपका एक प्राकृतिक उद्दीपन नेचुरल स्टिमुलस था। नेक्स्ट चीज बेल, जो कि आपके पास घंटी थी, वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, यानी कि कृत्रिम उद्दीपन था। आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल जो स्टिमुलस था वो कौन था? तो आपके पास बेल थी। नेक्स्ट चीज सलाइवा। सलाइवा आपके पास नेचुरल साथ ही साथ एक आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स का कार्य किया था। अगर फूड की बात करें, अगर आप नेचुरल स्टिमुलस दोगे, प्राकृतिक उद्दीपन दोगे, तो आपको रिस्पॉन्स भी नेचुरल ही आएगा। सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट चीज़, अगर आप प्राकृतिक उद्दीपन और जो आर्टिफिशियल है कृत्रिम उद्दीपन, इन दोनों को इकट्ठा देते हो, तब भी जो रिस्पॉन्स है वो आपके पास नेचुरल ही आएगा। पर अगर आप कभी भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस देते हो अकेले, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी आर्टिफिशियल ही आएगा। बट अगर आप आर्टिफिशियल और नेचुरल स्टिमुलस दोनों इकट्ठा देते हो, तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो नेचुरल आता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर नेचुरल स्टिमुलस दिया जाए तो जो रिस्पॉन्स है वो किस प्रकार का होगा? नेचुरल ही होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर नेचुरल स्टिमुलस प्लस आर्टिफिशियल स्टिमुलस दोनों इकट्ठे दिए जाए तो रिस्पॉन्स कैसा होगा? वो आपका नेचुरल होगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल स्टिमुलस देते हो तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो भी आर्टिफिशियल ही माना जाएगा। नेक्स्ट 8th जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जो फादर है, जनक है, वो B.F. स्किनर है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है? तो B.F. स्किनर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि B.F. स्किनर ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है, यानी कि कौन सी थ्योरी दी है? तो आपका आंसर होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो B.F. स्किनर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, B.F. स्किनर बिलोंग्स टू। आखिर जो आपके B.F. स्किनर है वो कहाँ के थे? तो वो अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन थे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो आपके पास बेस्ड है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर, साथ ही साथ रीइंफोर्समेंट के ऊपर, यानी कि पुनर्बलन के ऊपर। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बॉक्स नेम। आपको ध्यान देना हमेशा, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है आपके पास B.F. स्किनर के, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक बॉक्स के अंदर,
और उस जो बॉक्स था उस डिब्बे का नाम इन्होंने रखा था स्किनर बॉक्स, यानी कि स्किनर डब्बा, ये इन्होंने नाम रखा था। क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जाता है जो स्किनर बॉक्स है वो सेम किसकी तरह था, तो थॉर्नडाइक पजल बॉक्स की तरह सेम था बिल्कुल आपका स्किनर बॉक्स। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन। आखिर जो आपके बीएफ स्किनर थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कंडक्ट किया था, तो बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था रैट एंड पिजन के ऊपर, यानी कि चूहा और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। कई बार आपसे क्वेश्चन भी आता है कि चूहे और कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया था, किसने प्रयोग किया था, तो बीएफ स्किनर ने किया था। नेक्स्ट चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपकी बीएफ स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, वो बेस्ड है आपके पास रिवॉर्ड, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के ऊपर। अब ध्यान देना, जो पनिशमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। आपका जो दंड होता है एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक रूप में दिया जाता है। बट आप चाहे पनिशमेंट पॉजिटिव वे में दो, नेगेटिव वे में दो, बच्चे का जो बिहेवियर है वो हमेशा डिक्रीज ही होएगा, घटेगा, बच्चे का व्यवहार घटेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बच्चे को पनिशमेंट दें यानी कि दंडित करें तो बच्चे का जो व्यवहार है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आपका आंसर होगा डिक्रीज। ध्यान देना, पनिशमेंट दो प्रकार के, सकारात्मक चाहे नकारात्मक, दोनों जिस तरीके से दो बच्चे का जो व्यवहार है वो हमेशा घटेगा। नेक्स्ट चीज़ है रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक आपके पास होता है सकारात्मक, एक नकारात्मक। आप चाहे बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो चाहे नेगेटिव रेनफोर्समेंट दो, बच्चे का बिहेवियर इनक्रीज होएगा यानी कि बच्चे का व्यवहार बढ़ेगा। एक और चीज़ आपके पास थी रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार। बच्चे को आप रिवॉर्ड दोगे, जो बच्चा है उसका बिहेवियर इनक्रीज ही होगा यानी कि बढ़ेगा। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात जो यहाँ से पूछी जाती है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी एज गिवन बाय, आपकी जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, पुनर्बलन जो सिद्धांत है, उसके बारे में किसने बात की है या किसने दिया है, तो बीएफ स्किनर ने। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में किसने बात की है, बीएफ स्किनर ने। बट स्टिमुलस और जो आपके पास रिस्पॉन्स है यानी कि उद्दीपन और जो अनुक्रिया है उसके बारे में जो बात की गई है वो हमारी की थी पावलोव ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है नाइन्थ, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी हमें दी गई थी लेव वाइगॉस्की ने, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास वाइगॉस्की है। दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगॉस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, तो सोशियो कल्चर थ्योरी हमें वाइगॉस्की ने दी। और वाइगॉस्की हमारे एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है यानी कि रचनावादी। आपको मैंने पहले भी बताया है, एक जीन प्याजे है और दूसरे आपके वाइगॉस्की है, ये दोनों आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट है यानी कि रचनावादी। वाइगॉस्की का मानना था कि समाज से ही हमारा विकास होगा। इन्होंने जो मेन कार्य किया है, मेन स्ट्रेस दिया है, वो सोशल इंटरेक्शन को दिया है। अगर एक बच्चा समाज में जाता है, समाज में जुड़ता है, उसके थ्रू बच्चे की डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट बात अगर करें तो वाइगॉस्की हमारे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, रूस के रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछते जाता है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है यानी कि सामाजिक रचनावादी है आपके। नेक्स्ट, थ्री इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी कि थ्री इम्पॉर्टेंट तत्व इन्होंने हमें दिए थे। एक था सोशल इंटरेक्शन, दूसरी हमारी लैंग्वेज और तीसरा हमारा कल्चर। ये तीनों के तीनों मेन कारक या फिर फैक्टर इन्होंने दिए थे। सोशल इंटरेक्शन, जब एक बच्चा समाज में जाएगा, समाज में जुड़ेगा, वहाँ के नियम, उनसे बातचीत करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ये इनका मानना था, क्योंकि समाज में जाएगा तो समाज से हमारा विकास होगा। नेक्स्ट चीज़ भाषा, लैंग्वेज इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट टूल माना है। अगर आपसे कई बार पूछ दिया जाए कि वाइगॉस्की के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट टूल कौन सा है, तो वो हमारे पास भाषा है। अगर हमें समाज में इंटरेक्ट होना है, सोशल इंटरेक्ट होना है, कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे हमें भाषा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना भाषा के ना तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो भाषा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है एक।
थर्ड इन्होंने बात की थी कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब बच्चा अपनी संस्कृति को समझेगा, अपने कल्चर को समझेगा, तो उस प्रकार से भी बच्चे का विकास हो जाएगा। तो अगर कभी पूछा जाता है कि समाज से हमारा विकास होगा, ये किसने कहा है, तो ये वाइगॉस्की ने कहा है। नेक्स्ट इन्होंने हमें कुछ बातें बताई थी, जैसे कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन आता है कि ZPD के बारे में किसने बात की थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है हमें, तो वो वाइगॉस्की ने दिया। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक पर्सन को MKO की ज़रूरत होती है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे क्वेश्चन आता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कि ZPD है, इस एरिया में हमें किस प्रकार के पर्सन की आवश्यकता होती है, तो MKO पर्सन, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको हमसे ज़्यादा ज्ञान हो, उसकी आवश्यकता होती है। और ZPD जो आपका एक जोन है, यानी कि जो एरिया है, वहाँ पे जो एक हेल्प दी जाती है वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जिसको कि स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। आपसे पूछा जाता है ZPD के दौरान, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पे जो हेल्प दी जाती है वो क्या क्या होती है, किस प्रकार की होती है, तो वो एक स्कैफोल्डिंग होती है। और जो स्कैफोल्डिंग होती है वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है। नेक्स्ट चीज, ग्रेटेस्ट टूल किसने दिया है, वो हमें दिया है वाइगॉस्की ने, जो कि एक भाषा है। और वाइगॉस्की का मानना है थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल। हमारे जो विचार और भाषा होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट 10th टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है डिसेबिलिटीज़, यानी कि विकारों से संबंधित। ठीक है, विकारों में डिसेबिलिटी में सबसे पहला आता है हमारे पास ऑटिज़म। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं डिसेबिलिटीज़ से, ध्यान देना। ऑटिज़म जो हमारी एक डिजीज़ रहती है या फिर डिसेबिलिटी रहती है, विकार रहता है, ये रहता है हमारे पास सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होती है, यानी कि इम्बैलेंस होती है। जब एक पर्सन को सोसाइटी में जाना अच्छा नहीं लगता, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं हो पाता, या फिर आई कांटेक्ट बनाने में समस्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं है, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, या वो अपनी किसी और से बातचीत करना नहीं चाहता है, तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो ऑटिज़म डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, यानी कि उनका जो विकार होता है वो ऑटिज़म कहलाता है। यानी कि अगर कभी पूछा था कि एक पर्सन की जो सोशल इंटरेक्शन की स्किल है वो इम्पेयर्ड है या फिर इनबैलेंस्ड है, तो उसका इम्पोर्टेंट कारक क्या है या फिर उसकी डिसेबिलिटी क्या है, तो हमारे ऑटिज़म है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड रहती है डिसलेक्सिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया का जो अर्थ रहता है, डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और लेक्सिया का मतलब होता है आपके पास रीडिंग, यानी कि प्रॉब्लम इन रीडिंग, पठन से रिलेटेड विकार। अगर किसी भी बच्चे को पठन से रिलेटेड समस्या रहती है, पढ़ने से रिलेटेड समस्या रहती है, रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो उस पर्सन की जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अब देखो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है ऑटिज़म डिसेबिलिटी में, यानी कि ऑटिज़म जो डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत क्या आता है, यानी कि इम्पेयर्ड स्किल रहती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास जो क्वेश्चन का तरीका रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होती है, तो कौन सी डिसेबिलिटी है, वो आपकी ऑटिज़म है। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, आपसे क्वेश्चन आता है डिसलेक्सिया मेन, यानी कि डिसलेक्सिया का अर्थ क्या है, तो आपको पता है प्रॉब्लम इन रीडिंग, पठन से रिलेटेड विकार। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉब्लम इन रीडिंग से रिलेटेड कौन सा विकार है, यानी कि कौन सी डिसेबिलिटी है, पाठ का पठन करने से रिलेटेड कौन सा विकार रहता है, तो डिसलेक्सिया। तो कंफ्यूज मत होना, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे करते हैं, आंसर आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो डिसेबिलिटी स्टार्ट होती है हमारी, थर्ड जो डिसेबिलिटी है वो हमारे पास है डिसकैल्कुलिया। अब देखो, डिस का मतलब प्रॉब्लम, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन, यानी कि गणित से रिलेटेड अगर कोई विकार है, कैलकुलेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिसकैल्कुलिया डिजीज़ के अंदर, डिसेबिलिटी के अंदर आती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डिसकैल्कुलिया मीन्स, यानी कि डिसकैल्कुलिया जो डिसेबिलिटी उसके अंदर क्या चीज़ आएगी आपकी, वो है प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, गणित से रिलेटेड विकार। दूसरे तरह का क्वेश्चन, अगर एक बच्चा गणित में कमज़ोर है, गणित से रिलेटेड विकार रहता है, प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन रहती है, तो वो कौन से डिसेबिलिटी से जूझ रहा है,
तो हमें पता है डिसकैलकुलिया। कई बार घुमा फिरा के आता है कि बच्चा 2 + 2 को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो कौन से विकार से जूझ रहा है? तो मैथमेटिक का सॉल्व है तो डिसकैलकुलियस से। फोर्थ हमारा है डिसग्राफिया। अब देखो जो आपकी डिसग्राफिया डिजीज होती है, डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम, ग्राफिया का अर्थ होता है राइटिंग, यानी कि लेखन से संबंधित विकार। अगर एक पर्सन को लिखने से रिलेटेड समस्या रहती है, प्रॉब्लम इन राइटिंग रहती है, तो वो हमारा डिसग्राफिया डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ ADHD। ADHD जो विकार रहता है, हमारे डिसेबिलिटी रहती है, इसके अंदर एक तो लो कंसंट्रेशन पावर रहती है, पर्सन ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता और हाइपर हो जाता, हाइपर एक्टिविटी। आपके पास क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर एक पर्सन बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, या फिर लो अटेंशन स्पैन रहता है, यानी कि जो उसकी सुनने की क्षमता या फिर कार्य करने की क्षमता, उसका कोई भी इंटरेस्ट की बात की जाए बहुत कम होता है, लो होता है। तो वो कौन से डिजीज़ के अंदर आता है या फिर कौन सी डिसेबिलिटी के अंदर आता है? वो हमारा ADHD के अंदर आता है। नेक्स्ट लास्ट जो डिसेबिलिटी है, आखिरी विकार सिक्स्थ, वो है हमारे पास डिस्प्रैक्सिया। डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और प्रैक्सिया का मतलब है मोटर स्किल, यानी कि प्रॉब्लम इन मोटर स्किल। यानी कि मोटर स्किल्स हमारी दो प्रकार की होती है, एक ग्रॉस मोटर, एक फाइन मोटर। यानी कि अगर एक पर्सन हाथ या पाँव से कार्य नहीं कर पा रहा, समस्या है, हाथ या पाँव से रिलेटेड कोई विकार है, तो वो हमारा डिस्प्रैक्सिया के अंदर आता है, यानी कि प्रॉब्लम इन मोटर स्किल। तो ये 6 इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ हैं हमारी, इनको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 11th टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में किसने बात की है? तो इसके जो जनक माने जाते हैं, फादर है, वो एरिक्सन है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय, या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो हमारे एरिक्सन है। और कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एरिक्सन ने हमें कौन सी थ्योरी दी है या कौन सा सिद्धांत दिया है? तो साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन हमारे एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक्सन बिलोंग्स टू, एरिक्सन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने हमें टोटल 8 स्टेजेस दी है। बहुत बार क्वेश्चन आया कि एरिक्सन ने टोटल कितने स्टेजेस दी है? तो एरिक्सन ने 8 अलग अलग स्टेजेस दी है, जिसमें कि इन्होंने एक पर्सन के लाइफस्टाइल को अलग अलग भागों में बांटा है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी स्टार्ट होती है 12th थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी, यानी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है? तो वो सिगमंड फ्राइड, यानी कि जो फ्राइड है वो हमारे पास साइको एनालिसिस के फादर हैं। और कई बार क्वेश्चन आपसे आता है, फ्राइड ने हमें कौन सी थ्योरी दी है? जो हमारे फ्राइड है उन्होंने हमें कौन सा सिद्धांत दिया है? तो साइको एनालिसिस, यानी कि मनो विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो हमें फ्राइड ने दी है। नेक्स्ट चीज, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। फ्राइड बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया और इन्होंने ह्यूमन माइंड को क्लासिफाइड किया था। अगर कभी भी पूछा जाता है कि जो मनुष्य का मन है, जो उसका माइंड है, उसको किसने क्लासिफाई किया है, उसके बारे में किसने बात किया, माइंड से रिलेटेड कभी भी आता है, तो फ्राइड ने बात किया। इन्होंने ह्यूमन माइंड को 3 अलग अलग भागों में बांटा है और पहला इन्होंने बताया है कॉन्शियसनेस, दूसरा अनकॉन्शियसनेस और तीसरा इन्होंने सबकॉन्शियसनेस। तो कई बार इन्होंने जो आइसबर्ग होता है, हिमखंड तैरता हुआ पानी में, यानी कि जब बर्फ़ पानी में जो तैर रही होती है, उसमें इन्होंने कंपेयर किया है। तो बर्फ़ का जो सबसे उपला हिस्सा होता है, उसे इन्होंने कॉन्शियस माइंड बताया, यानी कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहता है वो कॉन्शियस रहता है। दूसरा अनकॉन्शियस, जो कि बर्फ़ के साथ बिल्कुल, पानी और बर्फ़ बिल्कुल अटैच हो रही है, वो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड कहा था। और जो पानी के अंदर बर्फ़ का हिस्सा होता है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहा था। और सबकॉन्शियस जो माइंड हमारा होता है उसे पावर हाउस भी और स्टोरेज हाउस भी बोला जाता है।
यानी कि हमारे दिमाग में जो भी चीज़ स्टोर हो रही है, जो भी चीज़ मेमोराइज्ड हो रही है, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो है हमारे पास कॉन्शियस माइंड, जबकि हम कॉन्शियस होकर किस चीज़ को सुनते हैं या कोई चीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइड ने बात की थी इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि इड, अहम, परा अहम। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फ्राइड ने हमें दिया था इड, डैश एंड सुपर ईगो। तो डैश की जगह हमें वहाँ पे लिखना होता था जैसे कि ईगो। तो ध्यान देना, एक है इड, एक है अहम, एक है परा अहम। एक तो ये चीज़ आती है। कई बार आता है कि इड के बारे में किसने बात किया, या फिर ईगो के बारे में किसने बात किया, या फिर सुपर ईगो जो टर्म है वो किसने दिया। तो फ्राइड ने हमें ये चीज़ दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इड इज़ बेस्ड अपॉन, यानी कि जो आपका इड है वो किसके ऊपर आधारित है, कौन से सिद्धांत के ऊपर। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। आपका जो इड होता है वो सुख के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। नंबर 2 है ईगो। ईगो इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। आपका जो अहम होता है वो आपके पास सत्य के ऊपर आधारित होता है। तीसरी जो बात की गई थी सुपर ईगो, यानी कि परा अहम, ये आपका बेस्ड होता है मोरालिटी के ऊपर, यानी कि नैतिकता के ऊपर बेस्ड होता है आपके पास सुपर ईगो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इड किसके ऊपर बेस्ड है, ईगो किसके ऊपर बेस्ड है, या फिर सुपर ईगो किसके ऊपर बेस्ड है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिकता का सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आखिर किसने दी है, या फिर इसके फादर कौन है, यानी कि नैतिकता के सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है। तो कोलबर्ग। कोलबर्ग ने हमें मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। पूछा जा सकता है कि कोलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के थे। और मोरालिटी इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपके पास जो नैतिकता होता है, जो मोरालिटी होती है, वो बेस्ड होती है सत्य और झूठ के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इन्होंने हमारे पास 3 लेवल्स दिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग ने हमें कितने लेवल दिए हैं। तो कोलबर्ग ने हमें 3 लेवल दिए हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछते जाता है कि मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसमें कितने लेवल है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी हमें कोलबर्ग ने दी है, इसलिए उसमें भी 3 ही लेवल है। नेक्स्ट आता है टोटल स्टेजेस। आपके पास जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि कोलबर्ग ने दी है, इसमें टोटल हमारे पास 6 स्टेजेस रहती है। और ईच लेवल हैज़ 2 स्टेजेस। हर एक लेवल में 2 अलग अलग स्टेजेस होती है, यानी कि 3 2 ज़ा 6, तो टोटल स्टेजेस तो 6 है। बट अगर पूछ दिया जाता है कि हर एक लेवल में कितने स्टेजेस हैं, तो आपके पास हर एक लेवल में 2 अलग अलग स्टेजेस है। बाकी अगर आप डीपली जाना चाहते हो, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, बट अगर आप डीपली जाना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो आप मेरे चैनल पे। वहाँ पे हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जेपीटी कमीशन की प्रेपरेशन